अब आते हैं मुश्तबा साहब। मुश्तबा ने एक एडवाइजरी जारी की है, बोला कि ईरान ये जो यंग जंग लड़ेगा, ये जंग मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, ये जंग पर्शियन गल्फ तक सीमित नहीं रहेगी, इट विल बी अ वर्ल्ड वाइड वॉर। यानी कि जहां तक ईरान और उसके प्रॉक्सीज और उसके नेटवर्क जाएंगे, वहां तक ये जंग जाएगी। द वॉर विल गो फार एंड वाइड एज वेयर द ईरान के प्रॉक्सीज, इनके नेटवर्क्स, इनके लोग जाएंगे, वहां तक आपकी ये जंग जाएगी। और इस जंग पे हम पूरा दम लगा देंगे। मैं दुनिया को चेतावनी देता हूं कि एवरीबडी एंड एनीबडी विल बिकम अ टारगेट। अब यहां क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप अमेरिका के अलाई हो या अमेरिका के अलाई नहीं हो, यू कैन बी अ टारगेट। मैंने आपको बहुत पहले बताया और बड़े जिम्मेदारी के साथ बताया, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके एक दिन इनके मिसाइल भारत की तरफ आ रहे हो, लेकिन इनके पास मिसाइलों की रेंज 2,500 किलोमीटर, जो आसपास के देश से सबको ठोक दी। अब आगे क्या करें? मैं आतंकवादी हूं, मुझे रकस क्रिएट करना है, मैं तो मिसाइलें वहां चलाऊंगा ना जहां तक जाए। जितना जाएंगी, जितना लोगों का नुकसान होगा, जितना सिविलियन मरेंगे, जितना बेगुनाह लोग मरेंगे, उतना ट्रंप पे, उतना अमेरिका पे प्रेशर पड़ेगा। मेरा लॉजिक सिंपल है भाई। मैं ट्रंप को हरा तो सकता नहीं, गिरा जरूर सकता हूँ। एग्जैक्टली कोई मोदी को हरा नहीं सकते, गिरा जरूर सकते। तो व्हाट डू आई डू? मैं मिड टर्म उसके खराब कर दूं, मैं इसराइल की गवर्नमेंट को गिरा दूं, क्योंकि इसराइल के इलेक्शन में ईरान का इंटरफेरेंस है अलॉन्ग विद तुर्किया। ये तो खबर इसराइल की इंटेलिजेंस ने दी थी, आप जानती है। तो मुश्तबा की धमकी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, अगर वो कहता मैं आप पे अटैक करूंगा, रॉकेट चलाऊंगा, ड्रोन चलाऊंगा, मुझे पता है इसकी रेंज 2,500 किलोमीटर, उसके आगे क्या चलाएगा। बट कुर्द फोर्स के माध्यम से और जिहादी मलेशियाओं के माध्यम से और इनका डायस्पोरा जिसमें इन्होंने अपने बंदे घुसा रखे होते, दे आर प्रेजेंट प्रीटी मच एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये समस्या पूरी दुनिया में कहीं पे भी एक्टिवेट हो सकती है। तो इसीलिए अब अटैक का मतलब नहीं है ड्रोन और रॉकेट। अटैक का मतलब चाकू वाला अटैक भी होता है, अटैक का मतलब बम भी होता है, अटैक का मतलब होस्टेज भी होता है, अटैक का मतलब छोटा मोटा बम भी होता है। आपको याद होगा भारत में इजरायली राजदूत की गाड़ी के पीछे एक स्टिकी बॉम्ब लगाया था, 8-10 साल पहले की बात है। ईरानियों ने लगवाया था, कुछ भारतीय भी इन्वॉल्व थे उसमें। भारत ने तब से ईरान को जरा सॉफ्टवेयर सही अपडेट किया था, लाइन में चल रहे। बट ऐसी समस्याएं फिर कहीं भी हो सकती है भाई। मुस्तफा एट द एंड ऑफ द इमाम भी है, सुप्रीम लीडर है और इमाम भी। अगर उसने बोल दिया वो कहानी चल जाएगी आपकी। और आप मेरी बात सुनिए, आप ये मत समझिए इनके पास पैसे खत्म हो गए। अब ये मत समझिए इनके पास पैसा नहीं है। जो 2 नंबर का तेल ईरान बेचता है एक साल में, वो लगभग $40 बिलियन का। और 2 नंबर के तेल में 430 आपके शैडो टैंकर यूज किए जाते हैं। और शैडो टैंकरों का किंगपिन, उस तेल के बिजनेस का किंगपिन मुज्तबा खमेनी है, पहले अली खमेनी था। और ये पैसा उनके पास आता, फिर ये IRGC में थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता। हर एक को कुछ मिलता होगा, पर मेजर पैसा ये खेल 30 से $40 बिलियन का है। यानी कि दिल में, अगर मैं $30 बिलियन भी मानूं, यानी कि दिन में $100 मिलियन। समझ रहे हैं ना आप? 1,000 करोड़ दिन का खेल है। उसके ऊपर न्यूक्लियर, उसके ऊपर ताकत, उसके ऊपर हुकूमत, वर्चस्व, हैसियत। कौन छोड़ेगा 1,000 करोड़ रुपए दिन का? और पूरी ताकत, पूरी। और आपको किस मौलाना के गेटअप में रहना, 2-4 कुरान की आयतें बोलनी है, लोग का बेवकूफ बनाना। और दिस एग्जैक्टली व्हाट दे डू। और एक मोहतरमा जो है इंटरव्यू ले रही थी एक बार अल-तकिया, वो इसके ईरान के एम्बेसडर का, वो कह रहा मुज्तबा तो इतना गरीब है, 15 तारीख के बाद बेचारा दूध के लिए, चीनी के लिए, मीट के लिए उधार मांगता फिरता। मैंने कहा यार यहाँ लिखा होगा ना कुछ। मतलब दे मेक 1,000 करोड़ पर डे 2 नंबर के तेल से, और वो गरीब है और 15 तारीख के बाद उधार लेता है रोटी खाने के लिए। मतलब आप देखिए प्रोपोगंडा की पराकाष्ठा। तो ये लोग खुद भी गरीब नहीं है, दे हैव देयर मनी। अब वो कहा यूके में स्टैच्ड है, कहाँ स्टैच्ड है, ऐसा माना जाता है खमेनी का बहुत पैसा यूके में भी स्टैच्ड है, इसलिए यूके पे से खुंदकारी, मैंने तुम्हारे पैसा रखा तो मेरे लिए क्या कर। इन्होंने कुछ पैसा चाइना में भी रखा है। तो इसीलिए इनके लिए पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। दे कैन मोबिलाइज दोस रिसोर्सेज, दे कैन फंड फ्रॉम देयर पॉकेट अ कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स एंड कॉज रकस इन द होल वर्ल्ड। अब टूटे फूटे मुस्तफा को इससे ज्यादा क्या फूटो फोड़ोगे? ठीक है, ऊपर भेज दोगे, वो तो वैसे ही जाने को तैयार है। वो तो कह रहा होगा तुमने लड़का दिया ना धरती पे ना आसमान पे, ऊपर जाते कम से कम हूर की गोद में अंगूर खाते, शहीद तो बनते। यहाँ तो फंसा रखा है यार तुमने, कोई गलत बात है तुम्हारी? तो ये मुस्तफा की धमकी थोड़ा चीजों को बढ़ा देती है। इसके बाद आते हैं हमास फेल। अब हमास, कल आप जानते हैं कि ट्रम्प बड़ा खुश था, पीस बोर्ड, ISKPF, ये वो, और उसका इजराइल बड़ा खुश है। बेन-ज़वीर ने कल ही कहा था यार ये डील इजराइल को मंजूर नहीं है, क्योंकि ये डील इजराइल की सुरक्षा को
फंडामेंटली डिस्टर्ब करती है, एंड वी कैन नॉट टेक सुरक्षा में रिस्क आफ्टर 7 अक्टूबर, वी कैन नॉट टेक सुरक्षा में रिस्क। अब लॉजिकली 7 अक्टूबर को प्लान तो एक और था, मैं आपको बताऊंगा। 7 अक्टूबर को प्लान था यहां से हमास अटैक करेगा, वहां से हिजबुल्ला अटैक करेगा। हसन नसरुल्लाह माना नहीं। हसन नसरुल्लाह वांटेड टू सेव हिमसेल्फ फॉर दिस डे, कि जब इसराइल से बड़ी जंग होगी उस दिन मैं काम आऊंगा। वैसे आज हिजबुल्लाह के करीब 10 ठिकानों पर अटैक किया है और काफी जहादियों को ऊपर भेज दिया। तो हसन नसरुल्लाह आया नहीं। अगर हसन नसरुल्लाह आता, इट वुड बीन अ कैटास्ट्रोफ। अगर ये दोनों अटैक करते तो जो अटैक की क्वांटिटी होती है 10 गुना है। तो यहाँ इजराइल कट्स ने कहा और बेंजामिन ने कहा ये हमें मंजूर नहीं है। हमास का या तो अभी वेपन रखवा लो एक साथ, ये किस्तों में टुकड़ों में उसके सामने इसके सामने, वो मंजूर नहीं है। हमास कह रहा है कि मैं वेपन छोड़ूंगा नहीं। IRGC ने अभी भी धमकी दी है, कह रहा अगर आप हमास से वेपन छोड़ने को कहोगे आपके लिए ठीक नहीं होगा। और अभी गाजा के अंदर कौन खिलाड़ी? गाजा के अंदर खिलाड़ी IHH। ये IHH कौन है? IHH आपका तुर्किया का ये जहादी संगठन है जिसको तैयब अर्दोगन चलाता है, उसको गाजा भेज दिया गया इनके सुपरविजन के लिए। तो बेसिकली तुर्किया की सेना या तुर्किया की इंटेलिजेंस IHH के माध्यम से हमास के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। तो हमास पूरी तरह से अनाथ नहीं हुआ और तैयब अर्दोगन पहुंच चुका है, और ये इजराइल को पता है, अमेरिका को पता है। तो ऐसे में जो अब IRGC की धमकी आ रही है, जो IHH अंदर सक्रिय है, जो हमास कह रहा है मैं हथियार नहीं दूंगा, और दूंगा भी तो छोटे हथियार दूंगा, बड़े नहीं देता। छोटे हथियार मतलब चक्कू, कंगा। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क ले सकता है? इजराइल ने मना कर दिया, और यानी कि जो हमास के साथ डील हो रही थी वो भी फेल हो गई। और यहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय मैं बता दूं, अभी क्या हो रहा है कि IRGC 4 लोगों को कोऑर्डिनेट करा। हिजबुल्लाह का जो भी मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल अभी है वो IRGC चला रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी हिजबुल्लाह के लोग मारे जाते हैं IRGC के लोग भी मारे जाते हैं, क्योंकि अगर 8 हुए तो 2 IRGC वाले। कमांड एंड कंट्रोल IRGC के पास है, क्योंकि जब रादवान फोर्स के लोगों को मारा इसराइल ने और सब कमांडरों को निकाल दिया। अब कमांडरों की कमी थी, कमांडर कहां से, रात रात में कहां से बना है? तो भेज दिया ईरान से, चलो बेटा बनो कमांडर। अब जब ये हिजबुल्लाह के जहादी मारे जाते हैं, कमांड कंट्रोल सेंटर उड़ाए जाते हैं, तो इसमें IRGC के लोग बाय डिफॉल्ट मरते हैं। ठीक है, तो IRGC से यहां से ईरान कोऑर्डिनेट करवा रहा है हिजबुल्लाह। यहां से दूसरा इंपॉर्टेंट है, यहां से शिया मलेशिया का भी मिलिट्री पार्ट IRGC देख रहा है, हुतियों का मिलिट्री पार्ट IRGC देख रहा है, और गाजा का मिलिट्री पार्ट IHH देख रहा है, अलॉन्ग विद तुर्किश इंटेलिजेंस एंड तुर्किश सेना। ये IHH देख रहा है। तो बेसिकली इन सब का काम है, देखिए हिजबुल्लाह का काम है इसराइल, IHH का काम है गाजा से इसराइल, थ्रू गाजा इसराइल। ठीक है, शिया मलेशिया का काम है इसराइल, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, और जो आपके हुतीस है उनका काम है सऊदी अरबिया और जॉर्डन, क्योंकि उनकी इसराइल तक रीच नहीं है। तो ये मैं फिर समझाऊं आपको, 4 है, हिजबुल्लाह, हुती, शिया मलेशिया और IHH। हिजबुल्लाह, इसराइल, समझे आप? अब ये है हमास, हमास इसराइल थ्रू IHH जो तुर्किश इंटेलिजेंस और तुर्किश सेना का आउटशूट। हुती इनका सऊदी अरबिया, जॉर्डन, शिया मलेशिया जो इराक से ऑपरेट करेगा, इनका काम है, अगेन IRGC चलाता है इनको, यहाँ IHH चलाता है, बाकी IRGC। इनका काम है जॉर्डन, सऊदी अरबिया, इसराइल, ये तीनों पे काम करेंगे। हुती इसराइल तक नहीं आएंगे, हुतियों के लिए इसराइल दूर है ना, रॉकेट भेजना पड़ेगा, रॉकेट फिर IRGC भी भेज सकता है। तो ये टोटल समीकरण बन रहा है। तीनों चारों जगह, 3 जगह IRGC ने मोर्चा संभाल रखा, एक जगह आपके तैयब अर्दोगन ने मोर्चा संभाल रखा। यानी कि गाजा में जो IHH है उसका मोर्चा आपके तैयब अर्दोगन के हाथ में है, और वहां बाकी तीनों जगह आपका IRGC। तो अब इन सब प्रॉक्सियों को यह बताया गया कि अगर जब भी हमारा युद्ध होगा आपको अपना अपना मोर्चा खोलना है। मोहम्मद बिन सलमान के बैकफुट पे आने का कारण यही है, क्योंकि ये सारे मोर्चा खोल देंगे जैसे इसराइल और अमेरिका ईरान पे अटैक करेंगे। बाय द वे अभी खबर ये भी आ रही है कि ईरान माइट डू अ प्रिवेंटिव स्ट्राइक, सरप्राइज स्ट्राइक ऑन अमेरिका। ऐसा नहीं अमेरिकन को पता नहीं होगी, दे विल बी प्रिपेयर्ड, बट
एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक होने के भी पूरी पूरी संभावनाएं अभी बताई जा रही है। दिस माइट बी डन बाय आपका ईरान। ईरान ये चीज कंटेम्पलेट कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने झूठ वूठ बोल के कब तक ट्रंप को रोकोगे, एक दिन 1.5 दिन। इसलिए अगर आप सोच लो कि ट्रंप रुक गया, युद्ध टल गया, नहीं, युद्ध फिलहाल के लिए टला है। एक दिन 12 घंटे 14 घंटे, उसका आज रात को भी शुरू हो जाए, वो वोंट बी सरप्राइज्ड। तो युद्ध तो शुरू होना है, इसमें कोई बात नहीं होनी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया जा रहा कि भाई पाकिस्तान का इन्वॉल्व है। तो ये इसीलिए जो हमास इतना अकड़ रहा है, हमास की जो इतनी अकड़न है, किस लिए? आईएचएच पीछे है, अभी आपका आईआरजीसी पीछे आ गया, और कहीं ना कहीं मामला थोड़ा टाइट हो रहा है। क्यों हो रहा है ये मैं आपको एमबीएस वाले अध्याय में समझाऊंगा। अब आईआरजीसी का मैंने आपको समझा दिया। आईआरजीसी क्या कर रहा है, वो इन सबको इकट्ठा कर रहा, इन सबको ट्रेन कर रहा, कह रहा भाई तेरे को ये फ्रंट खोलना है, तेरे को ये फ्रंट खोलना है, ये फ्रंट खोलना है। और इस्लामिक जिहाद, पैलेस्टीनी इस्लामिक जिहाद को अपने नीचे लाने की कोशिश में कर रहा है, और 2-3 और छोटे बड़े ग्रुप है उनको अपने कोशिश में लगा हुआ है। ये आईआरजीसी की रणनीति। और आईआरजीसी कह रहा अगर मेरे पे अब की बार अटैक किया, आई डोंट केयर मेरा रॉकेट कहां जाएगा, किसका घर जलेगा, किसका मकान जलेगा, मैं रॉकेट चलाऊंगा। दे विल नॉट हैव अ वेरी काइंड ऑफ अ डायरेक्ट एम जहां भी जाए, या मैं तुम्हें पूरा बर्बाद करके छोड़ूंगा। ये आईआरजीसी का कहना। सो आईआरजीसी का रणनीति तय है, सुसाइड मिशन, कामाकाजी मिशन। हाँ, कुछ दिन लड़ोगे पर अल्टीमेटली यू विल बी एलिमिनेटेड। पर इन्हें कोई टेंशन नहीं, कहता वो जन्नत जाना कोई दिक्कत नहीं, हम तो जहाद कर रहे हैं, जन्नत चलेंगे, हूर इंतजार कर रही है, तो इसलिए इनको कोई दिक्कत है नहीं।